गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका जीव विज्ञान की क्लासेज में। देखिए चैप्टर नंबर 36 की बात कर रहे थे, जिसमें लास्ट टॉपिक हमने क्रॉसिंग ओवर पढ़ा था। क्रॉसिंग ओवर पढ़ा था, इम्पोर्टेंट है, उसको अच्छी तरह से पढ़ लें। आज का टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो देखिए क्या है। इस आज के टॉपिक का नाम है आपके लिंग सहलगन वंशागति। लिंग सहलगन वंशागति। बात करें इंग्लिश की तो बोला जाता है सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस। ठीक है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, लिंग सहलगन वंशागति की बात करेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा आनी हमें बहुत ज़रूरी है, तो यही जानेंगे कि इसकी परिभाषा जो है वो क्या होती है। तो देखिए वैज्ञानिकों ने भाई ये मानते हैं, वैज्ञानिक पहले ये मानते थे कि जो कायिक गुणसूत्र हैं, कौन से गुणसूत्र, एलिंग गुणसूत्र हैं, कि उनके ऊपर ये जीन पाई जाती हैं जो वंशागत होती हैं। लेकिन बाद में अनेक शोधों के आधार पर उनको पता चला कि लिंग गुणसूत्र जो हैं, सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो केवल सेक्स डिटर्मिनेशन अर्थात लिंग निर्धारण का कार्य ही नहीं करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ इन गुणसूत्रों पर भी अनेक जीन पाई जाती हैं, अनेक अन्य जीन भी पाई जाती हैं जो क्या हैं, शारीरिक लक्षणों के विशेषकों की जो विशेषक हैं उनको क्या करते हैं, अभिव्यक्त करती हैं। अन्य लक्षणों को भी हम कह सकते हैं अभिव्यक्त करती हैं। ठीक है, इस आधार पर क्या नाम दिया गया, लिंग सहलगन लक्षण नाम दिया गया, और इस प्रकार की वंशागति को क्या नाम दिया गया, लिंग सहलगन वंशागति। तो एक बार देखिए परिभाषा, डेफिनेशन देखिए, ऐसे लक्षण जिनके जीन लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, किस पे पाए जाते हैं, लिंग गुणसूत्रों पर तो पाए जाते हैं, लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं तथा उन्हीं के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, वंशागत होते हैं। उन्हीं के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, वंशागत होते हैं। ऐसे लक्षणों को तो बोला जाता है लिंग सहलगन लक्षण अर्थात सेक्स लिंकेड कैरेक्टर्स, और इस प्रकार की वंशागति को हम क्या बोलेंगे, सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस बोलेंगे। सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस जो है वो बोला जाएगा। सीधी सी बात है, लिंग गुणसूत्रों पर भी जो इन जीन पाई जाती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती हैं, क्या कहलाती हैं, लिंग सहलगन वंशागति कहलाती हैं। जैसे अगर हम बात करें एक्स गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन जो है वो पुरुष व स्त्री में दोनों में जाते हैं, क्योंकि एक्स गुणसूत्र जो है वो लिंग गुणसूत्र है जो नर के अंदर भी होता है और मादा के अंदर भी होता है। नर के अंदर बात करें तो एक होता है क्योंकि दूसरा वाई होता है, जबकि मादा के अंदर बात करें, फीमेल के अंदर अगर बात करें तो दो होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में अभिव्यक्त हो सकते हैं। अतः इन जीनों के अभिव्यक्ति को भी एक्स गुणसूत्र हैं, दोनों में पाए जाते हैं, मेल एंड फीमेल, तो इन गुणसूत्रों की अभिव्यक्ति को बोला जाता है आडी तिरछी आनुवांशिकी। क्या बोला जाता है, आडी तिरछी आनुवांशिकी। अगर हम इंग्लिश में इस शब्द को बोलना चाहें तो बोला जाता है क्रिस क्रॉस जेनेटिक्स। क्रिस क्रॉस जेनेटिक्स जो है वो बोला जाता है, आडी तिरछी आनुवांशिकी जो है वो बोला जाता है, क्योंकि एक्स गुणसूत्र जो है वो दोनों में पाए जाते हैं और तो दोनों में अभिव्यक्त होते हैं। इस प्रकार की वंशागति में अगर हम बात करें तो जनक पीढ़ी का लक्षण जो है वो पुत्री के माध्यम से अगली पीढ़ी में जाता है। किस में जाता है, पुत्री के माध्यम से किस में जाता है, अगली पीढ़ी के अंदर जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। मनुष्य के एक्स गुणसूत्र में लगभग 20 लक्षणों के जीन पाए जाते हैं। मनुष्य को जो एक्स क्रोमोसोम है ना, कौन सा, एक्स क्रोमोसोम, वाई को छोड़ दो, एक्स क्रोमोसोम है, उसमें 20 लक्षणों के जो है वो जीन पाए जाते हैं। कितने लक्षणों के, 20 लक्षणों के जीन जो पाए जाते हैं,
जो कौन से होते हैं, लिंग सहलगन लक्षण होते हैं। कौन से होते हैं, लिंग सहलगन लक्षण होते हैं। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे रोगों की बात करेंगे जो क्या है, इन लिंग सहलगन वंशागति के कारण होते हैं। मानव के अंदर किसके कारण होते हैं, लिंग सहलगन वंशागति के कारण होते हैं। आज तो हम केवल एक की बात ही कर पाएंगे जिसे कलर ब्लाइंडनेस बोला जाता है। कल हम हीमोफीलिया, रक्तस्रावी रोग, सिकल सेल एनीमिया, इसके अलावा फिनाइल कीटोनेरिया, इनकी भी बात करेंगे, लेकिन वो कल वाले वीडियो में होगी और आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आज जो हम मुख्य रोग हैं कौन से की बात करेंगे, वर्णदत्ता। वर्णदत्ता इंग्लिश में इसको बोला जाता है कलर ब्लाइंडनेस। नाम आप लोगों ने सुना होगा, अब तक सुन लिया होगा। ये एक ऐसा रोग है, अगर ये रोग है तो आप बैलेट की नौकरी नहीं कर सकते, अर्थात पुलिस और फौज में भर्ती नहीं हो सकते हो। बताऊंगा क्या होता है और किस कारण से होता है कलर ब्लाइंडनेस। देखिए, वर्णदत्ता की अगर बात करें तो इस रोग के अंदर सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि होता क्या है कलर ब्लाइंडनेस के अंदर। कलर ब्लाइंडनेस नाम है तो इस रोग के अंदर जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो जो विभिन्न रंग हैं उन रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। किसकी पहचान नहीं कर पाता है? अजीब सा लगता होगा आपको सुनकर कि रंगों की पहचान कैसे नहीं कर पाएगा। तो इस रोग के अंदर या इस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनके अंदर ये गुण नहीं होता है कि वो रंगों को अच्छी तरह से पहचान सके, और ऐसे व्यक्तियों को वर्णाद बोला जाता है। ऐसे व्यक्तियों को क्या बोला जाता है? वर्णाद जो है वो बोला जाता है। देखिए, भिन्न भिन्न लोगों में अलग अलग प्रकार की वर्णादत्ता जो है वो पाई जाती है, लेकिन अगर हम बात करें अधिकांश लोगों के अंदर तो लाल हरे रंग की जो है वर्णादत्ता मिलती है। कैसे कलर की? लाल हरे रंग की। मेरा कहने का तात्पर्य है भाई, ऐसे व्यक्ति होते हैं वर्णाद, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लाल व हरे रंग को क्या है पहचान नहीं पाते हैं, लाल व हरे रंग में फ़र्क नहीं कर सकते हैं। तो देख लो कितना भयंकर रोग है ये। ना तो वो हरे रंग को, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं उनको नहीं पहचान पाएंगे, ना ही लाल रंग को पहचान पाएंगे। तो उसे क्या बोला जाता है? वर्णादत्ता बोला जाता है। अब ये होती किसके कारण है? क्या ऐसा क्या हो जाता है कि इन व्यक्तियों के अंदर ऐसा रोग जो है वो हो जाता है? तो देखिए, मनुष्य की अगर बात करें तो मनुष्य में एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, चाहे नर हो चाहे मादा हो। इनके ऊपर रंगा कोशिकाएं बनाने के लिए जीन पाए जाते हैं। रंगा कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं? रंगा कोशिकाएं, अर्थात रंग बनाने वाली या रंगों को पहचानने वाली, जैसे शंकु है। ये जीन, ऐसी जीन पाई जाती हैं जो इन रंगा कोशिकाओं का निर्माण करती हैं या शंकुओं का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। और ये जीन जो है रेटिना में रंग विभेद करने वाली कोशिकाओं पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। लेकिन होता क्या है, इन रंगा कोशिकाएं बनाने वाली जीनों में अगर अप्रभावी जीन आ जाए, क्या आ जाए? अप्रभावी जीन आ जाए तो इन कोशिकाओं का जो निर्माण है वो नहीं हो पाएगा। इन सेल्स का जो निर्माण है वो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्स गुणसूत्र पर वो जीन जो है वो नहीं आ पाएगी, तो निर्माण नहीं हो पाएगा, जिसके कारण व्यक्ति में कौन सा रोग हो जाता है? वर्णादत्ता या कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। बस इतनी सी बात है, और ये भयंकर रोग जो है वो हो जाता है। वैसे ये आनुवंशिक रोग होते हैं, जेनेटिक्स रोग जो हैं वो होते हैं। अब अगर बात करें तो ये रोग पुरुषों में अधिक होता है। किन में अधिक होता है? पुरुषों में। महिलाओं में ये बहुत कम होता है। इसका भी रीज़न है कि महिलाओं में वर्णादत्ता बहुत कम क्यों होती है या क्यों नहीं होती, पुरुषों के अंदर ही क्यों होती है? देखिए, पुरुष के अंदर इसलिए होती है क्योंकि पुरुष के अंदर केवल एक एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, और इस गुणसूत्र में जो रंगा कोशिका बनाने वाली जीन है वो अप्रभावी हो जाती हैं। तो अप्रभावी होंगी तो रंगा कोशिकाएं बन नहीं पाएंगी, और व्यक्ति में जो कलर ब्लाइंडनेस रोग है वो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन महिला के अंदर क्या होता है? 2x गुणसूत्र होते हैं, सभी को पता है। 2x जो गुणसूत्र हैं वो होते हैं। ठीक है, जिससे स्त्री स्वयं इस रोग से पीड़ित नहीं होती है,
क्योंकि एक पर नहीं तो एक पर जो है वो जीन है वो प्रभावी हो जाती है रंगा कोशिका वाली, तो वो इससे प्रभावित या इससे पीड़ित नहीं होती है, बल्कि वो काम किसका करती है, वाहक का काम करती है। तो वर्णांधता रोग जो है वो वाहक कौन होती है, महिला होती है, और इससे पीड़ित कौन होता है, पुरुष होता है। पीड़ित कौन होता है, पुरुष जो है वो होता है। इसके बाद अगर बात करें तो इस प्रकार से ये वर्णांधता है। तो मेरे हिसाब से तो शायद आपका कन्फ्यूजन है वो खत्म हो गया होगा, बिल्कुल ईजी है। एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित जीन जो रंगा कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, वो जीन अप्रभावी होने के कारण ये रोग हो जाता है। महिला के अंदर क्यों नहीं होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इस रोग की वंशागति किस प्रकार से होती है, एक पीढ़ी से, क्योंकि ये जेनेटिक्स रोग है, ये भी याद रखना बहुत बड़ी बात है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से आनुवंशिक रोग कौन सा है, तो कलर ब्लाइंडनेस जो रोग है वो आनुवंशिक रोग होता है, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, वंशागत होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, वंशागत होता है। तो देखिए किस प्रकार से इनकी वंशागति होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 नंबर, सामान्य स्त्री अगर क्या हो, महिला जो है वो सामान्य है, उसके अंदर दोनों गुणसूत्र राइट हैं, एवं अगर वर्णांध पुरुष है, कहने का मतलब क्या है, व्यक्ति क्या है, इस रोग से ग्रसित है, तो इनकी जो संतानें होंगी अर्थात इनके पुत्र पुत्री होंगे, उनमें वर्णांधता की वंशागति किस प्रकार से होती है वो आपको मैं अभी बताता हूँ। देखिए सामान्य महिला है और पुरुष जो है वो रोगग्रस्त है, दोनों की शादी करवा दी गई है। अब अगर हम उनमें देखें कि उनके संतानों में किस प्रकार से उनकी वंशागति होगी, तो देखिए यदि सामान्य स्त्री जो है उसका विवाह वर्णांध पुरुष से करा दिया जाए तो उनके सभी पुत्र एवं पुत्रियां सामान्य होती हैं। क्या होती हैं, सामान्य होंगे। पुत्र पुत्रियां क्या होंगे, सामान्य होंगे। लेकिन वर्णांध पिता की इस पुत्री का विवाह यदि सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से हो जाए तब उनकी संतानों में पुत्र जो हैं वो वर्णांध होंगे। हम तीसरी पीढ़ी तक चले गए हैं, ध्यान देना, फिर से आपको समझाता हूँ क्या होता है। देखिए तीसरी पीढ़ी कैसे हुई वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए सबसे पहले आइए आप, एक महिला है, ठीक है, और एक पुरुष है, दोनों की शादी करवाई, लेकिन पुरुष इस रोग से ग्रसित है, महिला जो है वो सामान्य है, ठीक है। मैंने जो रोगग्रस्त है उसके लिए प्लस लिख दिया और सामान्य के लिए माइनस लिख दिया। इनके जो पुत्र पुत्रियां हुई, मान लीजिए 50% पुत्र और 50% पुत्रियां हुई, ये क्या होते हैं, सामान्य होते हैं, इनमें ये रोग नहीं होता है। लेकिन अब मान लीजिए ये इनमें जो पुत्री है, इनकी जो पुत्री है उसकी शादी अगर सामान्य पुरुष से करवा दी जाए, पुत्री है उसकी सामान्य पुरुष के साथ क्या करवा दी गई, शादी करवा दी गई, तो दोनों सामान्य हैं, दोनों सामान्य हैं। लेकिन जब इनके पुत्र पुत्री होंगे, जब इनके क्या होंगे, पुत्र पुत्री होंगे, तो जो पुत्र हैं वो क्या होंगे, इस रोग से ग्रसित होंगे। तो देखिए तीसरी पीढ़ी है ये, जनक जो थे मतलब दादा के अंदर था और दादे से किस में आ गया, पोते के अंदर ये रोग आया है। कैसे आया है, जब सामान्य पुरुष का जो है वो करवाया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि, तो इस प्रकार से ये होता है, इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि वर्णांधता का जो विशिष्ट लक्षण है वो पुत्री के माध्यम से दूसरी पीढ़ी में चला गया। तो ऐसी वंशागति को हम क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं, अर्थात आडी टेढ़ी जो है वंशागति कहते हैं। और ऐसी स्त्री जो स्वयं रोगी नहीं है किंतु अगली पीढ़ी में रोगों के जीनों का क्या कर देती है, स्थानांतरण कर देती है। इसलिए हमेशा ही जो महिला होती है वो किसका काम करती है, वाहक का काम करती है। सेकंड बात, दूसरी बात करते हैं, दूसरी कंडीशन में किस प्रकार से ये रोग वंशागत होता है कि अगर स्त्री जो है वो वर्णांध है, स्त्री क्या है, वर्णांध है, और वर्णांध स्त्री का पिता जो होता है ना वो हमेशा ही याद रखना वर्णांध होगा,
वर्णाद स्त्री का पिता जो है वो हमेशा ही वर्णाद होता है, तब उसकी माता रोग की वाहक होती है। माता क्या होती है? रोग की वाहक होती है। इन उदाहरणों से रोग की वंशागति संबंधी जो है वो निष्कर्ष निकलते हैं। उन निष्कर्षों की अगर हम बात करें, जैसे दृष्टि में रंगों की पहचान व लिंग सहलिंग लक्षण, जिसका जीन गुणसूत्र एक्स पर स्थित होता है किंतु गुणसूत्र में उनके जो युग्म विकल्पी एलील है उनका अभाव हो जाता है। इसी प्रकार वर्णदादत्ता का रोग पुरुष में अधिक पाया जाता है। पुरुष में केवल एक गुणसूत्र होता है, अतः पुरुष में एक्स गुणसूत्र पर जो बनाने वाले होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, जिससे पुरुष के अंदर ये रोग होता है, जबकि वो वाहक का कार्य नहीं करता है। स्त्रियों के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो पुरुषों में इनके पहचान का लक्षण है वो अभिव्यक्त के लिए केवल एक गुणसूत्र होता है, जबकि स्त्रियों में 2 गुणसूत्र होने के कारण इनमें जो ये रोग है ये नहीं हो पाता है, ये केवल वाहक होती हैं। इसी प्रकार रंगों की पहचान कर सकने वाले गुण वदार्थता पर भी प्रभावी होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कलर ब्लाइंडनेस। कौन सा रोग था? कलर ब्लाइंडनेस। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हो, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, इसके बाद में अगले वाले वीडियो के अंदर हम हीमोफीलिया की बात जो है वो करेंगे। किसकी बात करेंगे? हीमोफीलिया की बात करेंगे, या फिर इसको रक्त स्रावी रोग भी कहा जाता है।